हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं हम सभी लोग? नमस्कार सभी को, कैसे हैं? स्वागत है आपका जिज्ञासा क्लासेस इंजीनियर सागर बंसल सर की तरफ से। जुड़ जाइए जल्दी से हमारे चैनल से, जिज्ञासा क्लासेस से यूट्यूब पे। अगर आप फेसबुक पे हैं तो जिज्ञासा एकेडमिक्स के पेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो जिज्ञासा मोटिवेशंस को या सागर बंसल सर को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको बेनिफिट हर तरफ से अनलिमिटेड बेनिफिट मिल पाए। स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चे हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल सागर बंसल, और उस पर आपको सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी चैप्टर की, जो कि क्लास 9th का फिजिक्स का साइंस का चैप्टर है वर्क एनर्जी। तो कितना भी हार्ड चैप्टर हो आपके लिए, इस वीडियो में ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। इस पूरे एक वीडियो में हम लोग आपका पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप लिंक देखेंगे अपने सारे दोस्तों के पास भेज देना, और सारे दोस्त चुटकी बजाते इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। राइट। तो जुड़ जाइए साथियों जिज्ञासा क्लासेस के साथ, और धूम मचा दीजिए आपके चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको डायरेक्टली जिज्ञासा की हैंडबुक से पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया बुक बनी हुई है आपके लिए। ठीक है। सारे के सारे चैप्टर कॉन्सेप्चुअल और इजी राइटिंग में लिखे गए हैं बाय योर सागर बंसल सर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर वर्क एनर्जी जिज्ञासा की हैंडबुक से। देखिए, ना स्टूडेंट, बात करते हैं वर्क एनर्जी में। सबसे पहले व्हाट इज वर्क। ये वर्क क्या होता है स्टूडेंट? वर्क कब होता है? वर्क तब होता है एक बॉडी के ऊपर, जब एक बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई होती है, एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी हम क्या बोलेंगे कि एक बॉडी के अंदर वर्क कब हो रहा है? एक बॉडी के अंदर वर्क तब हो रहा है जब आपकी एक बॉडी के ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। एक बॉडी के ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से बॉडी आपकी मूव करने लग जाएगी। तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों? उसके अंदर वर्क हो रहा है। और जितना हम वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर से यूज अप होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। तो पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया कि वर्क कब होगा बॉडी पे? बॉडी पे वर्क तब होगा बच्चों जब डिस्प्लेसमेंट होगा या फोर्स लगेगी। और दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया कि कौन सी चीजें आपस में इक्वल होती हैं? वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होती हैं। तो वर्क की कंडीशन क्या हो गई? वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन। वर्क कब होगा? जब फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी के अंदर मोशन होगा, तो हम बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। जैसे आपका हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ट, अ मैन क्लाइंबिंग अ स्टेयर, अ मैन क्लाइंबिंग अ स्टेयर ऑफ अ हाउस। तो जब भी एक बॉडी मूव करेगी फोर्स लगाने के बाद, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर वर्क हो रहा है। जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करेंगे? इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका एक्स, मोशन हुआ यानी उसके अंदर। ठीक है। तो यानी कि वर्क का फॉर्मूला यहां से बन गया आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जो ऐसा यूनिट होती है वर्क की, जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? वर्क की जूल। याद रखेंगे सभी लोग, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वर्क? दैट इज जूल। अगर मैं दूसरी यूनिट की बात करूं, दैट इज न्यूटन मीटर। ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एमसीक्यू में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द यूनिट न्यूटन मीटर। इन चारों में से किसकी यूनिट न्यूटन मीटर होती है? तो आप बोल देंगे किसकी यूनिट न्यूटन मीटर होती है? किसकी? वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। वर्क एक कैसी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक कैसी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपकी एक क्वेश्चन और बन गया एमसीक्यू का कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो आप क्या बोलेंगे? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। बोले बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है? चलिए तो फिर आगे चलते हैं, अगर समझ में आ रही है तो। नौ इसके बाद आपसे पूछा जाता है डिफाइन 1 जूल। डिफाइन 1 जूल। 1 जूल कब होगा वर्क? जब आप जानते हो कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आपकी 1 न्यूटन होगी, डिस्टेंस आपका 1 मीटर होगा, तो वर्क आपका 1 जूल हो जाएगा। तो 1 जूल बच्चों वो वर्क होता है जब एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स है वो 1 न्यूटन लगेगी, और बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर वो ट्रेवल करेगा। ठीक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1 मीटर। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो वर्क मेरा 1 जूल कब आएगा? जब आपकी फोर्स भी 1 न्यूटन लगेगी और डिस्टेंस भी आपका 1 मीटर होगा, तो वर्क कितना होगा आपका? 1 जूल होगा। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डूइंग वर्क?
नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके सामने सर्कल किया है। द कंडीशन ऑफ डूइंग वर्क इज दैट इट प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी और बॉडी आपकी मूव करेगी तो हम बोलेंगे कि बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है बच्चों, वर्क हो रहा है। बोली बात समझ में आ रही है? वीडियो को लाइक करके जरूर बताते जाइएगा और 5 जनों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ सपोज अ मैन इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी वॉल। एक आदमी क्या काम कर रहा है, किसी वॉल को धक्का दे रहा है। एक आदमी क्या कर रहा है, किसी वॉल को प्रेशराइज कर रहा है, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वॉल तो खिसकेगी नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, तो वॉल में डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, वॉल आपकी मूव करी नहीं, तो वर्क डन बाय द मैन ऑन द वॉल इज जीरो। यानी जब बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो बच्चे लोग वर्क भी नहीं होगा। बट आप तो कहेंगे यार पूरा दिन हमने क्या काम करा, पूरे दिन हमने वॉल पे धक्का लगाया पर वॉल तो हिली नहीं, पर हमारी एनर्जी तो रिलीज हो गई। तो बच्चे लोग हमारी जो एनर्जी रिलीज हुई वो हमारी मस्कुलर एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारी एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है, नाउ द वर्क डन बाय अ मैन ऑन द हिमसेल्फ इज नॉट जीरो। आदमी ने जो खुद की बॉडी पे वर्क करा है वो जीरो नहीं है, उसकी एनर्जी इंटर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बट जो एक्सटर्नल बॉडी पे जो वर्क है वो जीरो होगा। ठीक है, बात समझ में आती है सभी लोगों के? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको रीजन लिख के दे रखा है। दिस इज बिकॉज हिज मसल्स आर स्ट्रेच एंड ब्लड is displaced to the strained muscles more rapidly. These changes consume energy and the man feels tired. तो जिसकी वजह से आपको पता है कि मसल्स आपकी क्या करेंगी, स्ट्रेंथ को चेंज करेंगी। ठीक है, तो सारी की बॉडी की जो एनर्जी थी वो मसल्स को स्ट्रेन करने में, ब्लड को फ्लो करने में, बॉडी पार्ट्स में आपकी जो एनर्जी होती है बच्चे लोग खत्म हो जाती है। बोली बात समझ में आ रही है? तो हम आगे चलें। चलिए, नाउ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब सपोज कीजिए अभी तो आप वर्क कर रहे थे बिल्कुल सीधा यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, अब आप वर्टिकल प्लेन पे वर्क करेंगे बिल्कुल सीधा। कैसे वर्क करेंगे? बिल्कुल सीधा, दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो -g और नीचे की तरफ जाएंगे तो +g, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव ग्रेविटी और नीचे की तरफ जाएंगे तो प्लस ग्रेविटी आपकी होगी। बात समझ में आई आपकी? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आप जानते ही हो, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं कि एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना है मैं, तो जो उसका फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? उसके वेट के। तो जो उसका फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? उसके वेट के। किसके इक्वल होगा? वेट के। तो मैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा? वर्क इज इक्वल टू वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं किसी चीज को सामने की तरफ फेंकता हूं तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो क्या होती है? उसकी हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह में रख लूंगा बच्चे लोग हाइट। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला बन गया मेरा वेट इनटू हाइट। अब वेट का फॉर्मूला तो तुम पढ़ के आए ही हो, क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। तो वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे लोग mgh। वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mgh। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है और उसमें वर्क आपका ऊपर या नीचे की तरफ होता है वर्टिकली, तो उसमें वर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा? m इंटू जी इंटू एच, जो कि होता है आपके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh आपका किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। क्योंकि जब एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकोगे या ऊपर से नीचे फेंकोगे तो आपकी जब पोजीशन है चेंज होगी, तो जो पोजीशन को चेंज करने के टाइम पे जो एनर्जी होती है बच्चे लोग उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क इक्वल टू एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, जहां पे W होता है आपका वर्क, M होता है आपका मास, G होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ सरफेस पे 9.8 होती है और H होती है हाइट। ये चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम लोग वर्क कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूली एट एन एंगल। इसका मतलब क्या है? पहले हमने वर्क कैसे करा? पहले वर्क हमने करा बिल्कुल सीधा, फिर वर्क करा हमने बिल्कुल ऊपर वर्टिकल। अब करेंगे सर्टेन एंगल पे, यानी कि अगर सपोज कीजिए हम कार को लेके पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं तो वर्क ना तो आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से निकलेगा ना बिल्कुल वर्टिकल से निकलेगा। आप कैसे निकलेगा? एक प्लेन पे निकलेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस।
W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क एक्टिंग एट एन ऑब्लिक्विली, यानी कि एक्टिंग एट एन एंगल। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये कॉस थीटा क्या होता है? बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है कॉस थीटा, इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं थीटा की, ठीक है, जैसे आपका 0, 45, 30, 60, 90, तो इनके कॉस के टेबल्स में कुछ वैल्यूज होती हैं। जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उसकी वैल्यूज मैं आपको लिख के बताऊंगा कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे क्या, कि थीटा जब 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होगी, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जब फोर्स और मोशन में एंगल 90 डिग्री होगा, जब फोर्स और मोशन में एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि ये जो एंगल है ये आपका कैसे हो जाए? बिल्कुल सीधा, यानी फोर्स और मोशन में एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी बॉडी सीधी चल रही है और फोर्स ऊपर की तरफ को लग रही है, तो एंगल कितना बनेगा फोर्स और मोशन में? 90 डिग्री। तो वर्क आपका कितना हो जाएगा? 0। तो आप लोग याद रखेंगे कि बॉडी के ऊपर जब परपेंडिकुलर फोर्स लगती है तो वर्क कितना हो जाता है आपका? 0 हो जाता है, ठीक है। राइट एंगल पर वर्क कितना हो जाएगा आपका? 0। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब थीटा आपका 0 हो जाएगा बच्चे लोग, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो वर्क भी क्या हो जाएगा आपका? 0। वर्क भी क्या हो जाएगा आपका? 0। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा अगर पसंद आ रही है तो, और शेयर करना मत भूलिएगा सबके साथ। नाउ अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया नया, कि वर्क डन अगर एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है तो भी वर्क डन आपका 0 होगा। जैसे कि आप जानते हो अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन 0, जब अर्थ आपका सन के अराउंड घूमेगा चारों तरफ तो एक सर्कुलर मोशन में घूमता है, और सर्कुलर मोशन में वर्क कैसा होता है बच्चे लोग? 0 वर्क होता है। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका और याद हो गया, जब वर्क आपका 90 डिग्री पे होता है तो भी 0 होता है, और जब वर्क आपका सर्कुलर मोशन में होता है तो भी 0 होता है, क्योंकि जो टेंजेंशियल एंगल होता है सर्कुलर पोर्शन में वो हर पॉइंट पे आपका 90 डिग्री होता है, और जब टेंजेंशियल एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो बेटा जी cos 90 0 हो जाएगा, तो वर्क आपका 0 हो जाएगा। बोली बात क्लियर समझ में आ रही है आपको? आगे चलते हैं। नाउ वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इजी, ठीक है। देखिए वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स एंड मोशन के बीच में जो एंगल होगा बच्चे लोग वो क्या होगा? 0 डिग्री। जब फोर्स एंड मोशन के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो आपका वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है वर्क जो हो रहा है वो फोर्स और मोशन सिंगल डायरेक्शन में लग रहे हैं। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट होगी तो वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। वर्क डन 0 कब होगा? जब फोर्स और मोशन के बीच में जो एंगल होगा वो आपका कितना हो जाएगा? वो आपका 90 हो जाएगा, तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। अब बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है आपके लिए कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल आपका 0 डिग्री होगा। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब एंगल आपका 180 डिग्री होगा। वर्क डन 0 कब होगा? जब एंगल आपका 90 डिग्री होगा। फिर से सुन लीजिए, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? 0 डिग्री पे। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? 180 डिग्री पे। वर्क डन 0 कब होगा? 90 डिग्री पे, ठीक है। चलिए 0, 180 और 90 याद रखेंगे सभी लोग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि एनर्जी एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं। एनर्जी वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट एनर्जी इज रिलीज। इसका क्या मतलब है बच्चे लोग? इसका मतलब है कि हम लोग उतना ही वर्क कर पाते हैं एक बॉडी के ऊपर जितनी हमारे अंदर एनर्जी है। हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी है हम उतना ही वर्क कर पाते हैं। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग जो एनर्जी है वो किसी भी डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी डायरेक्शन नहीं बताते एनर्जी के लिए, तो एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है? एनर्जी की। क्यों? क्योंकि एनर्जी और वर्क आपस में इक्वल होते हैं, तो जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी, यानी कि जूल। तो 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है? 1000 जूल के। ये हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे कि 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है? 1000 जूल के। याद रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम लोग एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स होती है एनर्जी की? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, राइट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल एंड न्यूक्लियर। आपको मेन 2 याद रखनी है। कौन कौन सी? काइनेटिक और पोटेंशियल। कौन कौन सी याद रखनी है? काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी बच्चे लोग, काइनेटिक एनर्जी कब होती है बॉडी में? जब एक बॉडी किस में होती है? मोशन में होती है। जब एक बॉडी मोशन में होती है तो उसकी तो बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि एक मूविंग हैमर है, जो हथौड़ा है, अगर हम उस पर नेल पे मारेंगे तो वो वुड के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। एक रनर है, वो मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है, रनर है, मोटरसाइकिल चला रहा है। फॉलिंग स्टोन है, फॉलिंग रनिंग कार है, तो इन सब के अंदर जो भी चलने वाली चीजें हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। बट अगर एक बॉडी आपकी रेस्ट में है, पहली बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहां से आपको समझ में आ रही है एक बात कि वेलोसिटी इसकी 0 होनी चाहिए। बट अगर एक बॉडी आपकी रेस्ट में है, किस में है? रेस्ट में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। एमसीक्यू का एक क्वेश्चन और तैयार हो गया आपका कि जब भी एक बॉडी आपकी रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। जब भी एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। जब उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चे लोग, हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है, पर क्योंकि आप जिज्ञासा क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आपको काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन जरूर आनी चाहिए। सबसे पहले मुझे बताइए, आपने फर्स्ट चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ी थी, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था वो आपका? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा बताइए, अगर एक बॉडी रेस्ट की तरफ जा रही है, अभी चल रही है, पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की चलने की व्यवस्था में लेनी है। पर बॉडी अगर आपकी रेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ले लोगे? -a। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब बॉडी रुकेगी, और डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -a। बोलिए, बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ अगर हम बात करें बच्चे लोग, तो अगर v की वैल्यू 0 पुट करोगे और a की वैल्यू -a पुट करोगे तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? u स्क्वायर अपॉन 2s के। किसके इक्वल आ जाएगी? u स्क्वायर अपॉन 2s के। अच्छा, बहुत सी बुक में क्या कर रखा होता है, नहीं u किसके इक्वल लिया हुआ होता है? छोटे v के इक्वल लिया होता है, क्योंकि आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। पर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली बॉडी पहले से ही चल रही थी, इसलिए बॉडी के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने u को v के इक्वल लिख रखा है। पर आप लिखो मत लिखो, रिप्रेजेंटेशन की बात है, आप u को u ही रहने दो, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ प्रेजेंट थी, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई u स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक। अब आपने सेकेंड चैप्टर में फोर्स का एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, क्या? F इज इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो वो मेरी क्या आ जाएगी? F अपॉन m। क्या आ जाएगी वो मेरी? F अपॉन m। इस a की वैल्यू F अपॉन m को उठाओ और यहाँ पुट कर दो, ठीक है। a की वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो, यानी दोनों a को आपस में कंपेयर करो, तो F अपॉन m किसके इक्वल आ जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2s के इक्वल आ जाएगा। मैं s को उठाऊंगा और उधर मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, तो ये मेरा बन जाएगा f इंटू एस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि mu स्क्वायर अपॉन 2। अब आप जानते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ एम यू स्क्वायर। वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा, आप जानते हो कि वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं, तो जब बॉडी आपकी मोशन में होगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया आपका? हाफ एम यू स्क्वायर। और अगर बुक वालों की बात माने तो हाफ एम वी स्क्वायर। एक ही बात है, आपको डेरिवेशन करनी आ गई है। काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होगी जब बॉडी चल रही है तो हाफ एम यू स्क्वायर के, ठीक है।
चलिए वेरी गुड। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब आपका टॉपिक है बच्चे लोग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब भी एक बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, या मैं बोलूँ एक बॉडी अभी रेस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी, चलना स्टार्ट करी तो काइनेटिक एनर्जी, फिर से जाके रेस्ट पे हो गई तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। राइट, आगे चलें? पक्का, चलिए चलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है आपकी, कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो एक बॉडी की पोजीशन चेंज करने की वजह से होती है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो एक बॉडी की पोजीशन चेंज करने की वजह से होती है ग्राउंड के ऊपर, तो वो होती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो एक बॉडी की शेप और साइज चेंज होने की वजह से होती है, जो एक बॉडी की शेप और साइज चेंज होने की वजह से होती है, वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो शेप और साइज चेंज होने की वजह से होती है। और जो ग्राउंड पे पोजीशन चेंज होने की वजह से होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑल्दो उनकी जो पोजीशन चेंज होती है उसकी वजह से एनर्जी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। अब यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है। क्या याद रखेंगे बच्चे लोग? जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है। जैसे आपकी फ्लाइंग बर्ड है, फ्लाइंग एरोप्लेन है, मैन क्लाइंबिंग अ हिल है, तो ये आपके बच्चे लोग मैकेनिकल एनर्जी होती है। देखने में तो ऐसा लगता है कि बॉडी आपकी मूव कर रही है, पर अगर वो रुक गई हवा में चलते चलते तो वो हमें ऐसा लगेगा कि वो किस पे है? वो रेस्ट पे। पर उड़ती हुई हमें कैसे दिखाई देगी? मोशन में। और चलते चलते अगर उसने उड़ना बंद कर दिया, पर हमारे लिए तो वो उड़ ही रही है, तो उस समय जो उसके अंदर एनर्जी होगी वो होगी मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? मैकेनिकल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब एक बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, W = mgh, और वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होगी। m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी और h फॉर हाइट। m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी और h फॉर हाइट। ठीक है, दैट इज mgh। ओके, सभी लोग कर लेंगे? वेरी गुड, आगे चलते हैं बच्चे लोग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स आउट टू बी दैट इज पावर। ठीक है, पावर के ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। आई होप आप लोगों के पेपर में भी आपको मिले और आपको सागर बंसल सर की वीडियो बहुत यूजफुल मिले। ठीक है, सो मिलनी चाहिए, तो अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर आने भी चाहिए। ठीक है, चलिए पावर का टॉपिक क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या कहता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई भी काम आप कितने समय में कर रहे हैं वो बताता है उसकी पावर या क्षमता। पावर को पी से डिनोट करते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब जैसे कि आप जानते हो वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं, तो पावर का एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। पावर का दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, जो पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो पावर आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चे लोग? वॉट। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। याद रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। 1 वॉट कौन सी पावर होती है? 1 वॉट वो पावर होती है जब एक बॉडी 1 जूल वर्क करती है 1 सेकंड में। जब एक बॉडी 1 जूल वर्क करती है 1 सेकंड में, तो पावर क्या हो जाती है बॉडी की? 1 वॉट। पावर क्या हो जाती है बॉडी की? 1 वॉट। ठीक है, अब 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? 1000 वॉट के। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? 1000 वॉट के। 1 मेगावाट किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 6 वॉट के। 1 मेगावाट किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 6 वॉट के। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वॉट के। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वॉट के। ये तीनों क्वेश्चन बच्चे लोग एमसीक्यू के हैं। सपोज आपसे पूछ लिया 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वॉट के। 1 मेगावाट किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 6 वॉट के। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? 1000 वॉट के। बोले सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का तैयार होता है। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? दैट इज किलोवाट आवर। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? दैट इज किलोवाट आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी।
ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होती है, तो आप लोग बोलेंगे 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि उसे बोलते हैं 1 यूनिट एनर्जी। तो अगर मैं पूछता हूँ 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल या 1 किलोवाट आवर इसके इक्वल होता है, जो कि आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है बच्चे लोग। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहता है दैट द एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। एनर्जी ना क्रिएट होती ना डेवलप होती, बट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे एक बॉडी को हाइट से रिलीज करेंगे तो पहले उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हुई, और जब वो नीचे जाके गिर गई फिर से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यानी कि एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता चला जाता है। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल पढ़िए एनर्जी चेंज के, देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है। पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की, तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक आयरन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। स्टीम इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एमसीक्यू के और वन वर्ड के, इन्हें जल्दी से अपनी कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक बल्ब आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में, रेडियो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में, स्टीम इंजन आपका हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ बच्चे लोग द नेक्स्ट पार्ट इज, अब आपको और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ने, और कौन कौन से आपके सेल और बैटरी। सेल और बैटरी आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैस स्टोव आपका केमिकल एनर्जी, क्योंकि कैरोसिन है केमिकल है, वो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल आपकी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में, काइनेटिक को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है जहां पे हीट से यानी कोयले से आपकी एनर्जी बनाई जाती है, तो केमिकल एनर्जी यानी कोयला, उससे हीट प्रोड्यूस होगी जब जलाओगे, उससे मशीन चलेगी यानी काइनेटिक एनर्जी, बिजली बनेगी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस तरीके से आपको एनर्जी कन्वर्जन पढ़ने हैं, तो ये आपके एमसीक्यूज में और कहें तो आपके वन वर्ड में आ सकते हैं कि हाउ द एनर्जी कन्वर्ट इन सेल और बैटरी, गैस स्टोव, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो ये आपके पेपर में बच्चे लोग पूछे जा सकते हैं और आप लोग इन्हें कवर कर लेंगे बिल्कुल विदाउट टेंशन फ्री। आपको सारे एमसीक्यूज यहीं से ही मिल जाएंगे, तो बिना किसी कंफ्यूजन के सागर सर के साथ पढ़ते जाइए। Now law of conservation of energy. What are the law of conservation of energy? That whenever energy changes from one form to another, the total amount of energy remains constant. बच्चे लोग MCQ का एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि जब भी एक बॉडी के अंदर एनर्जी इंटर कन्वर्ट होगी, यानी पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से लाइट, इलेक्ट्रिकल से हीट, तो जब भी एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहती है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कितनी भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है। नाउ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम में। देखते जाइए, समझते जाइए क्या है ये आपके पास बच्चे लोग एक सिंपल पेंडुलम आपको दे रखा है, ऑसिलेटिंग पेंडुलम में ऐसे हिलने वाला, देखा होगा आप लोगों की घड़ी में लग रहा होगा। ये आपने टेंशन सपोर्ट से एक थ्रेड को बांधा है, ठीक है। एक ये बॉब होता है, बॉब जिसे बोलते हैं लट्टू को, जो लट्टू देखा होगा आपने हिलता रहता है बांध के, तो वही लट्टू है। इसे हम जब ये आपका रेस्ट पे था तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? इसके अंदर बच्चे लोग पोटेंशियल एनर्जी थी। हम इसे खींच के सी पॉइंट पे ले गए। इसे खींच के कहाँ ले गए बच्चे लोग? सी पॉइंट पे ले गए, इस वाले पॉइंट पे इसे ले गए खींच के। तो जब मैं इस पेंडुलम जिसमें इस बॉब को पकड़ के छोड़ूंगा
तो जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी इस दौरान इसके अंदर दोनों एनर्जी होंगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। जब ये ए पे आ गई तो इसके अंदर ओनली काइनेटिक एनर्जी, और जब ये दूसरी तरफ चली तो इसके अंदर फिर से पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और लास्ट में आके फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यानी एनर्जी आपकी इंटर कन्वर्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। और ये टू एंड फ्रो मोशन आपका चलता रहेगा कब तक? ये टू एंड फ्रो मोशन आपका चलता रहेगा जब तक बॉब आपका किस पे नहीं आ जाने का, रेस्ट पे नहीं आ जाने का। जब तक बॉब आपका रेस्ट पे नहीं आ जाने का तब तक ये टू एंड फ्रो मोशन चलता रहेगा। यानी कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द बॉडी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो होती है बॉडी की वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसे नोट से पढ़ लेंगे। इसमें ये था कि जो एनर्जी है वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है और वो हमेशा ऐसे ही होती रहती। और बॉब आपका क्यों रुक जाता है? बॉब आपका इसलिए रुक जाता है क्योंकि एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि एयर की फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से आपका जो बॉब है यानी कि जो लट्टू है वो रुक जाता है। अदरवाइज अगर एयर का फ्रिक्शन नहीं होता, एयर की फोर्स नहीं होती, तो आपका हमेशा जो लट्टू है, जो बॉब है, वो ऐसे ही ऑसिलेट करता रहता, वो ऐसे ही ऑसिलेट करता रहता। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस नोट से क्या पढ़ लेंगे? अपना पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। कौन सा? आपका वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, और मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपसे। जो भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत जल्दी से चैप्टर आएगा, चाहे मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आपकी मोटिवेशनल वीडियो जिज्ञासा मोटिवेशंस पे। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, जिज्ञासा मोटिवेशंस। और ये चैप्टर आपका जिज्ञासा क्लासेस का सभी बच्चों को शेयर कराइए, लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए। आपके लिए सारे के सारे चैप्टर जल्दी से जल्दी अपलोड होंगे आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मार दीजिए सागर बंसल सर के, और ज्वाइन कीजिए फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जिज्ञासा मोटिवेशन प्लस सागर बंसल सर। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव जिज्ञासा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, गुड लक, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों।